अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैंने एलएलएम किया है बैरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। ट्रायल एक किसी भी सिविल या क्रिमिनल मुकदमे का एक अहम पार्ट होता है। ट्रायल एक रास्ता है जिस पे चल के अदालत किसी भी मुलजिम को या तो सज़ा सुनाती है या उसको बरी करती है। तो ट्रायल को आज थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मेरी वीडियो आज दो हिस्सों पे तकसीम होगी, क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है ये ना सिर्फ वकील भाइयों के लिए बल्कि जो वकील नहीं हैं आम लोग उनके लिए भी है। तो लॉ में कई ऐसी टर्म्स होती हैं जो वकला को तो समझ आ जाती हैं लेकिन आम लोगों को समझ नहीं आती। तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैं कानून की जो तफसील है उसके मुताबिक ट्रायल पेश करूँगा आपके सामने, और दूसरे पार्ट में फिर जो आम लोग हैं उनको आसान लफ्ज़ों में ट्रायल के बारे में समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं जी ट्रायल के इंट्रोडक्शन से। ट्रायल का इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने जैसे बयान किया है कि ये बहुत ही अहम है सिविल या क्रिमिनल के मुकदमे में। इस पे चल के इसके ज़रिए अदालत किसी फैसले तक पहुंचती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ इसको इस तरह बयान करती है कि कोई भी मैटर चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, वो किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब उसको सुनती है तो उसको ट्रायल बोलते हैं। जबकि जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है वो इसको ऐसे डिफ़ाइन करती है कि कोई भी एग्जामिनेशन हो विटनेस की, एविडेंस की, या कोई भी क्लेम जो कंप्लेनेंट का है उसकी डिटर्मिनेशन करना किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ज़रिए, उसको ट्रायल बोलते हैं। इसके जो रेलिवेंट लॉज हैं वो 265 ए से लेके 265 एन CRPC। तो मेरे वो भाई वकील हजरात जो इस ट्रायल को मुकम्मल पढ़ना चाहते हैं तो उनको मेरा मशवरा है कि वो बेयर एक्ट लें CRPC का, और उसमें 265 ए से 265 एन तक जितने भी सेक्शंस हैं उनको पढ़ लें। उनमें कंप्लीट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ट्रायल क्या है। CRPC में जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो दो तरीक़ों पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट चालान केस और सेकंड कंप्लेंट केस। चालान केस जिसमें पुलिस खुद कॉग्निजेंस लेती है और FIR के बाद रिपोर्ट बना के चालान अदालत में पेश करती है। जबकि कंप्लेंट अगर कोई प्राइवेट पर्सन कंप्लेंट करता है और उसके बाद पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिपोर्ट की शक्ल में अदालत में पेश करती है। सेक्शन 193 CRPC ये कहता है कि कोई भी सेशन कोर्ट अज खुद कॉग्निजेंस नहीं ले सकती किसी भी केस पे जब तक इलाका मजिस्ट्रेट उनको वो चीज़ रेफर ना करे। अब बारी बारी जितने भी सेक्शन हैं 265 ए से 265 एन तक उनको देख लेते हैं ब्रीफली कि उनमें क्या लिखा गया है। 265 ए ये बयान करता है कि जो भी ट्रायल सेशन कोर्ट में होगा उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करेगा। जबकि सेक्शन 265 बी प्रोसीजर बयान करता है जो भी ट्रायल हाई कोर्ट में हो या कोर्ट ऑफ सेशन में हो उनका प्रोसीजर 265 बी में आपको मिलेगा। 265 बी क्या कहता है? 265 बी ये कहता है कि ट्रायल शुरू होने से 7 दिन पहले कम अज़ कम जो मुल्ज़िम है या मुल्ज़मान हैं उनको केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में FIR होगी, और अगर प्राइवेट कंप्लेन है तो उस कंप्लेन की कॉपी होगी, और कंप्लेन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच थे वो डॉक्यूमेंट्स उसको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर उससे कोई चीज़ रिकवर हुई है वो रिपोर्ट उसको दी जाएगी, और ड्यूरिंग दिस जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है या जितने भी विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है वो तमाम डॉक्यूमेंट मुलजिम को या मुलजमान को फराहम किए जाएंगे 7 दिन पहले। सेक्शन 265 डी ये कहता है कि अदालत तमाम एविडेंस को और विटनेसेस की स्टेटमेंट को देखते हुए फ्रेम ऑफ चार्ज करेगी कि इस पे मुलजिम के कौन सा चार्ज फ्रेम होना चाहिए। सेक्शन 265 ई प्ली ऑफ गिल्टी के बारे में बयान करता है कि अगर मुलजिम कन्फेस कर लेता है इकबाल जुर्म तो फिर अदालत इस मामले को कैसे लेके चलेगी। अगर वो इकबाल जुर्म कर लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि अदालत उसके इकबाल जुर्म पे ही फैसला सुना दे। अदालत अगर ये समझती है कि इसमें एविडेंस इस तरह की हैं जिसको देखना ज़रूरी है तो अदालत उसकी इकबाल जुर्म को साइड पे रख के एविडेंस को देखेगी
और उसके ट्रायल को आगे प्रोसीड करेगी। सेक्शन 265F ये कहता है कि अगर अदालत इकबाल जुर्म को एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर प्रोसिक्यूशन उस एविडेंस को लीड करेगी और एविडेंस कलेक्ट करके अदालत में जमा करवाएगी, जिसमें जो विटनेसेस हैं उनको बुलाया जाएगा, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी और जितने भी इस केस से मुतालिक एविडेंस है उनको इकट्ठा किया जाएगा। और सेक्शन 265G समनिंग ऑफ विटनेसेस का बयान करता है कि विटनेसेस को बुलाया जाएगा और उनकी एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। सेक्शन 265I कहता है कि अगर वो मुलज़म पहले किसी जुर्म में सज़ा भुगत चुका है और अगर उसने अपने जुर्म से इनकार किया हो उस प्रीवियस मुकदमे में, तो फिर इसको कैसे लेके चला जाएगा आगे। सेक्शन 265J स्टेटस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस के बारे में बताता है कि आया क्या उसकी स्टेटमेंट जो है वो मुलज़म की मौजूदगी में ली गई या उसकी गैर मौजूदगी में ली गई, और अगर मुलज़िम मौजूद था तो क्या उसको जिरा का हक मिला या नहीं। सेक्शन 265 के पावर ऑफ एडवोकेट जनरल को बयान करता है। सेक्शन 265M और N जो है वो अदालत को एम्पावर करते हैं कि अदालत अपनी मर्ज़ी से किसी भी टाइम और किसी भी जगह पे जो भी उसको मुनासिब लगता है कि इसकी नौयत के हिसाब से वो तय कर सकती है। और सेक्शन 265H कन्विक्शन या एक्विटल के बारे में बताता है कि अगर मुलज़िम गिल्टी है तो उसको सज़ा दी जाए और अगर वो गिल्टी नहीं है तो फिर उसको एक्विट किया जाए, बरी किया जाए। सेक्शन 265 के जो अदालत को एम्पावर करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो अदालत को एम्पावर करता है कि अदालत ड्यूरिंग ट्रायल किसी भी स्टेज पे मुलज़िम को बरी कर सकती है। कि अदालत अगर समझती है कि ये मुकदमा जो चलाया जा रहा है ये अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, इसमें कोई ठोस एविडेंस नहीं है, तो अदालत मुलज़िम को बरी कर सकती है। इसमें मैं जिरा का आपको बता दूं कि जिरा के लिए बहुत ही सवालात आते हैं सामने कि जिरा क्या है, कैसे की जाती है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि जिरा किसी भी गवाह की जो गवाही होती है उसको शेक किया जाता है, उसको हिलाया जाता है ताकि सच और झूठ खुल के सामने आए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक लतीफ़े से इसकी मिसाल देता हूँ कि दो दोस्त पेपर देने गए और लेट हो गए, तो उन्होंने दरख्वास्त दी प्रिंसिपल को कि हमारा पेपर दोबारा लिया जाए क्योंकि हम लेट हो गए। तो प्रिंसिपल ने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों लेट हुए, तो उन्होंने कहा जी, बहाना बनाया जी कि हमारा जो गाड़ी का टायर है वो पंचर हो गया। अब बोला तो उन्होंने झूठ है, लेकिन प्रिंसिपल क्योंकि सियाना था तो उसने कहा ठीक है, मैं आप लोगों का दोबारा पेपर ले लेता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दोनों को अलग-अलग बिठा के पेपर लूँगा और सवाल भी मेरी मर्ज़ी के होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें दोबारा मौका मिल रहा है पेपर देने का। तो उन्होंने शर्त कबूल कर ली। तो जब पेपर स्टार्ट हुआ तो दोनों के पेपर में एक ही सवाल था, जी बताएं गाड़ी का कौन सा टायर पंचर था, आगे वाला, पीछे वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला, कौन सा। तो अब जो सच्चा हो, अगर ये बात सच्ची होती वाकई गाड़ी का टायर पंचर हुआ था और कौन सा टायर पंचर हुआ था, तो दोनों के आंसर सेम होने थे। और अगर झूठ होता तो फिर दोनों के आंसर्स डिफरेंट होने थे। इत्तेफाक ही होता अगर दोनों के आंसर सेम होते। तो इसी तरह जिरा में सवाल किए जाते हैं, जो गवाह होता है उससे इस तरह के सवाल किए जाते हैं कि जब उसने जुर्म होता देखा तो मुलज़िम ने कौन से कपड़े पहने हुए थे, वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे, और मतलब डिफरेंट सिनेरियोज उसके सामने रखे जाते हैं जिससे उसका सच और झूठ खुल के सामने आ जाता है। इस तरह जिरा के ज़रिए जो गवाह हैं उनको परखा जाता है। तो ये जिरा बहुत ही लाजमी पार्ट है ट्रायल का। तो ये था जी मेरे वकील भाइयों के लिए। अब मैं अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं जो वकील नहीं हैं उनको आसान लफ्ज़ों में ट्रायल समझा देता हूँ कि जब भी कोई जुर्म होता है तो उसकी इतला अगर या तो पुलिस खुद उस पर एक्शन लेती है या कोई प्राइवेट पर्सन जिसके साथ जुर्म हुआ है या वो उसने जुर्म होता देखा है वो जाके कंप्लेन दर्ज करवा देता है। तो अगर तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, बंदे को अरेस्ट करेगी और जो भी इंक्वायरी है उसकी रिपोर्ट बना के यानी कि चालान की सूरत में अदालत में पेश करेगी। तो उसके बाद फिर अदालत हुक्म करेगी कि वो कॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स की मुल्ज़मान को फराहम की जाए और 7 दिन बाद जो है वो चालान को इनिशिएट किया जाए। चालान के बाद फिर जितनी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उनको लिया जाता है और फिर जो उस केस से मुतल्लिक गवाह होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी गवाही को रिटन लिया जाता है।
फिर उसके बाद जिरा होती है। जिरा का जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया कि जिरा में क्या होता है। तो जिरा के बाद फिर अदालत फ़ाइनल आर्गूमेंट्स लेती है, और मुलज़िम अगर इक़बाल जुर्म करे तो फिर अदालत देखती है कि अभी इस पे फ़ैसला सुनाना है इक़बाल जुर्म पे की बेस पे या एविडेंस की बेस पे जाना है। तो फिर उसके बाद फिर अदालत ये तय करती है कि आया कि जुर्म साबित हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो हुआ है तो फिर सज़ा सुनाती है, अगर नहीं हुआ तो फिर उसको बरी कर देती है। तो ये स्टेप है जी ट्रायल का। तो ट्रायल से नेक्स्ट स्टेप होता है अपील का। तो अपील हायर कोर्ट में होती है, मतलब अगर सेशन कोर्ट में फ़ैसला आया है तो उसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में होगी, और अगर हाई कोर्ट में फ़ैसला है तो उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। तो ये जी सादा लफ्ज़ों में मैंने आपको ट्रायल बता दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, और व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।